हेलो। ये लोग रस्सी को कहते हैं कॉर्ड है बेटा। आरबीआई बैंकों का लॉर्ड है। लगता है छोटा पर कॉन्सेप्ट ये ब्रॉड है। क्रिकेट में धोनी है, धोनी ही असली है। चेले चपाटे सब फ्रॉड है बेटा। टीचिंग में तेरे भाई की चौड़ है। चलो भाई, अब हम करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग हम चैप्टर करने वाले हैं आज, और बैंकिंग की ये पहली क्लास है। ध्यान से मेरे साथ रहिए, बड़ा मजा आएगा। तो बैंकिंग शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है बैंकिंग। ये लिख दिया मैंने, बैंकिंग। बैंकिंग की पहली क्लास। और शुरुआत करते हैं एक पिक्चर के साथ। एक पिक्चर बना रहा हूं मैं यहां पे। ये देखो, ये पिक्चर बना रहा हूं मैं। ये देखिए, ये क्या है? ये है एक पहाड़। पहाड़ पर है एक ह्यूमन बॉडी। और देखो, ये जो पहाड़ की बॉडी है, ये एक भाई है। ये ह्यूमन बॉडी पहाड़ पे चढ़ी हुई है, मतलब एक भाई पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। और शौक देखिए भाई का, पहाड़ पे चढ़ के पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए, ये पहाड़ पे चढ़ के पतंग, शौक है भाई, शौक बड़ी चीज है। ये देखिए, ये एक पतंग ये है, और एक पतंग इसमें बांध रखी है। ये आपको याद होगा, गुजरात में पतंग ऐसे ही उड़ाते हैं। एक पतंग में कई सारी पतंग बांध देते हैं। और इन पतंगों का नाम भी है भाई। इसका नाम है, दूसरे मार्कर से लिखता हूं, पीएनबी। पीएनबी। इसका नाम है एसबीआई। इसका नाम है एचडीएफसी। और इस पतंग का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस। ठीक है। और जो पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटी है, इसे बोलते हैं एपेक्स। ये है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ठीक है भाई। तो इस एक पिक्चर से हम करेंगे सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। आइए यहां करते हैं। तो सवाल है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक हम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना, अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि बेटा रस्सी को कहते हैं कॉर्ड है। तो ये जो भाई साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ये कॉर्ड से उड़ा रहे हैं, CORD। कॉर्ड से पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो भाई सबसे पहले है, इसकी डेफिनेशन कह रहा है, इट रेफर्स टू द एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी, ये देखिए, ये पहाड़ की चोटी एपेक्स, और बॉडी एपेक्स बॉडी। पहले ही समझा देता हूं कि यहां पे जो एपेक्स वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, उससे बड़ा कुछ नहीं, सुप्रीम लेवल एपेक्स। बॉडी, जो यहां पे बॉडी का मतलब है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब। इट रेफर्स टू द एपेक्स बॉडी विच कॉर्ड। देखो क्या लिखा है, ये कॉर्ड। तो यहां लिखेंगे हम CORD। कॉर्ड लिखेंगे। सी से बनता है कंट्रोल। सी से क्या बनता है? कंट्रोल। CONTROL, कंट्रोल। ऑपरेट, OPERAT, ऑपरेट। आर से बनता है रेगुलेट, REGULAT, रेगुलेट। और डी से बनता है डायरेक्ट। डी से बनता है डायरेक्ट। अरे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा मैं इसको टिल्ट कर देता हूं, ये अब आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट ऑल द कमर्शियल बैंक, ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भाई डेफिनेशन है सेंट्रल बैंक की। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है भाई? सेंट्रल बैंक, अच्छा इसमें आगे एक पॉइंट और भी लिख देते हैं, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी सेंट्रल बैंक की। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कह रहा है एक देश के अंदर, इन अ कंट्री, एक देश के अंदर एपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी संस्था जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है सभी कमर्शियल बैंकों को। पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, सभी कमर्शियल बैंक, आरबीआई को छोड़ के सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं। सभी कमर्शियल बैंकों को
कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट करती है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मुथूट फाइनेंस, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब ये बैंक नहीं है लेकिन आपको लोन देता है, गोल्ड लोन देता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक वो होता है जो ये सारे काम करता है। इस पिक्चर से आप इसको याद कर सकते हैं, याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है। यूके में सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का सेंट्रल बैंक है। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है भाई, तो भाई ये सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हुई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं, अब हम कुछ आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे। ये आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो और आप ये बना भी सकते हो, ये लर्न करने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है भाई फुल फॉर्म बताओ इसकी। फुल फॉर्म सबको पता है इसकी फुल फॉर्म, फिर भी मैं लिख देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई की फुल फॉर्म है। अब सवाल उठता है ये भैया कब बना था, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था। दूसरा पॉइंट है एस्टैब्लिश कब हुआ था। भाई एस्टैब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1935। ये डेट याद रखना। भारत उस वक्त गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी। उससे 1 साल पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो एक भाई कानून बना है, एक्ट मतलब कानून, तो उन्होंने कानून बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो बना था 1934 में। 1934 में, ये बात ध्यान रखना है। बस यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीआई की स्थापना कानून बनाने से हुई है। भारत के पार्लियामेंट में कानून बना और तब आरबीआई की स्थापना हुई है। इसीलिए इसका जो स्टेटस है वो एपेक्स बॉडी माना गया है, सबसे ऊंचा, उससे बड़ा कोई बैंक भारत में नहीं है, सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, चलिए 4 नंबर पे बात करते हैं। नंबर 4 पे बताया गया है कि भाई इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने स्थापना की थी तो फर्स्ट गवर्नर अंग्रेजी होंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं लिख देता हूं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। अब सवाल उठता है कि भैया चलो ये तो फर्स्ट गवर्नर थे, भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। लिख देते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है भाई, वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ठीक है। और अब आज जो हम जब ये वीडियो बना रहे हैं सन 2023 मई में, मई का सेकंड लास्ट डे है, तो इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो भाई वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, लिख देते हैं करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, करंट
गवर्नर ऑफ आरबीआई। करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो है शक्तिकांत दास। इनका नाम ब्लू से लिखेंगे, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है भाई, ये आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप इसको लिख लेना। अब हम करेंगे आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई काम क्या करता है। ठीक है, ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये हमने मिटा दिया। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई दरअसल क्या काम करता है? चार बड़े फंक्शन है आरबीआई के दोस्तों, चार बड़े फंक्शन है आरबीआई के। अभी पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अच्छा, इसकी जगह हम सेंट्रल बैंक, क्योंकि एक ही तो बात है, सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई ही तो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कह रहा है चार फंक्शन। पहला जो फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी, करेंसी अथॉरिटी। इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ इशू बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये दूसरा फंक्शन है इसका। तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स मतलब कमर्शियल बैंकों का बैंक होता है, तो कह सकते हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। और चौथा जो फंक्शन है इसका वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट यही है नंबर 4 वाला, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज। तो भाई 4 फंक्शन हो गए। तो हम सबसे पहले करेंगे पहला फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू। सारा मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। 4 फंक्शन, तो पहला फंक्शन हम करेंगे ये वाला, करेंसी अथॉरिटी। चलिए, इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि इंडिया में नोट छापने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू, टू प्रिंट पेपर करेंसी इन इंडिया। तो लिख देते हैं पहला पॉइंट, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी, एकमात्र अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी टू इशू पेपर करेंसी, पेपर करेंसी इन इंडिया। ठीक है जी, इंडिया में पेपर करेंसी छापने का एकमात्र अधिकार, सोल मतलब होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव, एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है और किसी के पास नहीं है पेपर करेंसी छापने का, एक्सक्लूसिव, राइट। लाइक अगर हम बात करें तो लाइक 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट आरबीआई छापता है। 2000 रुपए का नोट अब 30 सितंबर के बाद से बंद हो जाएगा। तो अभी लीगल टेंडर है, लेकिन वो हमने नहीं लिखा क्योंकि वो इवेंचुअली बंद हो जाएगा। ओके, तो 2 रुपए से 500 रुपए तक के नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। इसके बाद सवाल उठता है कि भाई ये बताओ, तो सिक्के कौन छापता है? भाई मतलब छापता है मतलब सिक्के कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट और सिक्के जारी करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। लिख देते हैं इसको, ₹1 नोट एंड कॉइन्स issued by Ministry of Finance, Ministry of Finance, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको इश्यू करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सभी पेपर करेंसी जो 2 रुपए से 500 रुपए तक के नोट हैं, पेपर करेंसी है, इनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं।
ठीक है, तो पेपर करेंसी साइंड बाय कौन साइन होता भैया? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। साइंड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, ओके। अब ये बात कह रहा है कि चलो ये तो हो गया, अब 1 रुपए के नोट, ₹1 नोट, 1 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर किसके साइन होते हैं भाई? साइंड बाय, उसके ऊपर साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी। ध्यान रखना, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं, नेता के नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट के ऊपर। ओके भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ऑल द करेंसी, जो भी करेंसी है, ऑल द करेंसीज आर मॉनेटरी लायबिलिटी, मॉनेटरी लायबिलिटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये मैं इसको बॉक्स में डालता हूं। मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है। वो ये कह रहा है मॉनेटरी लायबिलिटी, ऑल द करेंसीज आर मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई, यानी कि जो करेंसी नोट आपके पास है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो भाई कागज का टुकड़ा है भाई, वो तो कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर जो आरबीआई गवर्नर ने जो साइन किए ना, उसका इंपॉर्टेंस है। कभी देखना आपकी नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ ₹500 टू द बियरर, मतलब जिसके पास वो नोट होगा उसको वचन दिया है आरबीआई के गवर्नर ने कि हम आपको इसके इक्वल एसेट का, इसके इक्वल एसेट देंगे आपको। यानी कि आप इमेजिन करो कि अगर वो नोट कोई नहीं लेता है तो आप आरबीआई के पास जाके कह सकते हो, ये लो अपना 500 रुपए का नोट, आपने हमें प्रॉमिस किया था, इसके इक्वल एसेट हमें कोई दो, तो आरबीआई देगा आपको, आरबीआई उसके इक्वल एसेट कोई देगा आपको 500 रुपए के बराबर। तो ये इसे बोलते हैं मॉनेटरी लायबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की है, वो नोट चलेगा दौड़ेगा, इसकी गारंटी आरबीआई लेता है, ठीक है, मॉनेटरी लायबिलिटी होता है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ये तो एक इमेजिनेशन है, कोई नोट लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑल करेंसी नोट आर लीगल टेंडर मनी, मतलब कोई भी उस पैसे को लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो एंटी पुलिस बुला लेगी, पुलिस आएगी और वो एक्सेप्ट करवाएगी नोट, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया मॉनेटरी लायबिलिटी वाला पॉइंट ऑफ द आरबीआई। आई होप यू गॉट दिस। अब एक सवाल उठता है कि आरबीआई कोई सोल अथॉरिटी क्यों बनाया गया है नोट छापने के लिए? यहां पे करते हैं इसका आंसर कि वाई आरबीआई सोल अथॉरिटी, वाई आरबीआई सोल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी, अथॉरिटी क्यों आरबीआई कोई सोल अथॉरिटी बनाया गया है? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई नोटों में यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ना, सारे नोट एक जैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन नोट, नोट के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसे होनी चाहिए, समरूप होने चाहिए। कभी भी आप देखना 2 500 के नोट में आप 10 अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे, 5 अंतर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब ये मत कहना कि सीरियल नंबर अलग होता है, वो तो अलग होगा ही है, वो तो लॉजिक सी बात है, सीरियल नंबर तो अलग होगा, लेकिन आप उसकी बनावट, फॉन्ट में, कलर में, शेप में, साइज में, गांधी की फोटो में, है ना, उसमें लिखावट में आप अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे नोट होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जनता के अंदर भरोसा आना चाहिए ना कि सारे नोट एक जैसे हैं, प्रेफरेंस नहीं आना चाहिए जनता के अंदर। इसमें अगला पॉइंट बोलता है पब्लिक फेथ, पब्लिक फेथ, जनता के अंदर विश्वास पैदा हो सके कि जिस नोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आरबीआई की बैकिंग उसको प्राप्त है, बैकिंग का मतलब आरबीआई के सपोर्ट उसको प्राप्त है, इसीलिए बोला गया है कि वो पब्लिक फेथ बना रहे। वरना आप लोग जानते हैं इंडिया में भैया लोग अपने हिसाब से काम करते हैं,
₹1 के छोटे सिक्के लोग लेते नहीं है, खुद ही आरबीआई बन के बैठ गए हैं। गांव देहात में ₹10 के सिक्के लोग नहीं लेते। अफवाह है भाई, नहीं लेते नहीं लेते तो हम क्या कर सकते हैं, वो लेते नहीं है। लेकिन आरबीआई ने वो नोट बंद नहीं किया, आरबीआई ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो सिक्के बंद नहीं किए हैं, वो चलते हैं, लेकिन लोगों की अपनी एक धारणा है। इसीलिए लोगों में ये अविश्वास ना फैले, इसीलिए आरबीआई को अकेली सोल अथॉरिटी बनाया गया। ठीक है भाई, दैट्स ग्रेट। अब करते हैं अगला इसका फंक्शन, जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए जी, इसको मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया। अगला हमारा जो फंक्शन है इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरा फंक्शन लिखते हैं। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, दरअसल वो जो आरबीआई होता है ना, वो 3 कैपेसिटी में काम करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वही हम यहां लिख देते हैं। एक तो बैंकर होता है गवर्नमेंट का, बैंकर। एक वो एजेंट होता है गवर्नमेंट का, आरबीआई की बात कर रहे हैं, आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिख दिए, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। बैंकर होता है, एजेंट होता है और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। ठीक है भाई, चलो अब समझते हैं। भाई बैंकर का मतलब ये हो गया कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सब की सब आरबीआई से डील करते हैं। करंट अकाउंट, आरबीआई उनका करंट अकाउंट कीप करता है, करंट अकाउंट उनका कीप करता है, रखता है अपने पास। जो संबंध हमारे कमर्शियल बैंकों के साथ होते हैं, देखिए कमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कोई भी बैंक जो आरबीआई वाला, आरबीआई नहीं है। पीएनबी ले लो आप, एसबीआई ले लो आप, बैंक ऑफ इंडिया ले लो, एचडीएफसी ले लो, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी बैंक ले लो, सारे कमर्शियल बैंक है। तो जो पब्लिक का संबंध कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वही आरबीआई का संबंध गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट अपना करंट अकाउंट रखती है इसके अंदर आरबीआई के पास। अच्छा, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लोन एंड एडवांसेस देता है, एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को लोन देता है, एडवांसेस फॉर टेम्पररी पीरियड, फॉर टेम्पररी पीरियड, टेम्पररी पीरियड के लिए करता है वो ऐसा। ठीक है बड़े लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, एजेंट का मतलब, जैसे एजेंट होता है ना, एजेंट, एजेंट का मतलब ये होता है कि भाई किसी के लिए काम करना, तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि विदेशों से कोई पेमेंट लेनी है, तो गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई, भैया आरबीआई हमारी पेमेंट लेके आओ वहां से, तो आरबीआई पेमेंट लेके आएगा। इसके अलावा जो इसका जो मेन काम है वो पब्लिक डेट को मैनेज करना है। जो जनता, मतलब जो सरकार जनता से लोन लेती है, वो आगे पढ़ेंगे किस फॉर्म में लेती है, तो आरबीआई उसको देख रेख करता है, मैनेजमेंट आरबीआई करता है। तो मैनेजिंग पब्लिक डेट, मैनेजिंग पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को मैनेज करता है आरबीआई, एजेंट के रूप में काम करता है। पब्लिक मतलब जनता से जब सरकार वो लेती है ना, लोन लेती है, तो उसको मैनेज करने का आरबीआई करता है, तो वो एजेंट हो गया। फाइनेंशियल एडवाइजर, भाई सिंपल सा मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर का कि जब भी सरकार को, गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर फाइनेंशियल या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सलाह चाहिए, तो आरबीआई देगा। तो आरबीआई प्रोवाइड एडवाइस टू द गवर्नमेंट related to financial matters in the economy, सिंपल सा मतलब है ना जी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। अब करेंगे कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को कैसे खींच के रखता है ना। बहुत खींच के रखते हैं आरबीआई, बहुत खतरनाक चीज है। ये हो गया भैया। तो अगला हम कर रहे हैं थर्ड,
थर्ड कर रहे हैं हम, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। यस, ये था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर ठीक है जी। देखो भाई कितना सिंपल सा पॉइंट है ये। तो भाई इसके अंदर बोला गया कि जो आरबीआई होता है ना, वो होता है बिग बॉस। बिग बॉस आप लोग देखते होंगे, सब पे नजर रखता है बिग बॉस, और समय आने पे सबको सीधा भी कर देता है ना। तो यही मामला है। तो यहां पे लिखते हैं, पहले तो हम यहां लिखते हैं बैंकर्स बैंक। पहले बैंकर्स बैंक की बात करते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक की बात करते हैं। बैंकों का बैंक मतलब कमर्शियल बैंकों का भी बैंक है ना, ये हुआ इसका मतलब। बैंकों का बैंक, बैंकों का भी बैंक होता है। अच्छा, आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए 3 रोल प्ले करता है, वो लिखते हैं यहां पे। आरबीआई प्लेज 3 रोल्स फॉर कमर्शियल बैंक। आरबीआई प्लेज 3 रोल्स फॉर कमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान सुनना। आरबीआई प्लेज 3 रोल्स फॉर कमर्शियल बैंक। तो जो पहला रोल है वो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व समझाते जरा है क्या ये चीज भाई। इसमें पता क्या होता है, इस वाले फंक्शन के अंदर आरबीआई मम्मी की तरह बिहेव करता है। मम्मी फंक्शन कह सकते हैं इसको, मम्मी फंक्शन इसको कह सकते हैं। क्यों बोल रहा भाई मम्मी फंक्शन इसको? भाई जैसे जब हम छोटे थे और हमारे रिश्तेदार आते थे तो हमें पैसा देके जाते थे, और रिश्तेदार गए और पैसा हमारे हाथ में मम्मी ले लेती थी कि बेटा तू खो देगा, तेरे से खो जाएंगे, मतलब तेरे से खो जाएंगे पैसे, कोई छीन लेगा, तू वेस्ट कर देगा, तो हमें दे दे, हम संभाल कर रख लेंगे। मम्मी पैसे कभी देती नहीं थी वापस, लेकिन आरबीआई पैसे वापस दे देता है। तो कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व यानी कि कमर्शियल बैंकों के पास जो भी कैश रिजर्व होता है, आरबीआई कहता है भैया हमें दे दो संभालने के लिए, हम संभाल के रखेंगे, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुम इतना सब मैनेज नहीं कर सकते, हमें दे दो। तो ये मैंडेटरी है, वो सीआरआर के फॉर्म में रखता है, हम आगे करेंगे इसके बारे में। तो एक तरीके से आरबीआई हेल्प तो कर रहा है कमर्शियल बैंक की कि भैया तुम्हारे पैसे हम संभाल कर रख लेंगे। भाई कमर्शियल बैंक के पास जगह है नहीं है, चोरी हो जाए, घाटे में चला जाए, कभी फाइनेंशियल क्रंच आ जाए बैंक के पास, तो आरबीआई से अपने पैसा वापस तो ले लेगा वो। तो आरबीआई एक तरीके से एक बेहतरीन काम कर रहा है, कस्टडी में रख रहा है कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, मम्मी फंक्शन बोलते हैं इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये एक पॉइंट होता है, समझना पड़ेगा इसके अंदर कि रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा। रिजॉर्ट मतलब सहारा, लास्ट मतलब होता है आखिरी, आखिरी, और लेंडर होता है लोन देने वाला, लोन देने वाला। यानी कि जब कमर्शियल बैंक के मतलब कमर्शियल बैंक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है, उसको वो घाटे में जा रहा है, बैंक ही बैंकरप्ट होने वाला है, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जाकर वो ये कहता है, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। हुई ना बात। तो मतलब आरबीआई हेल्प करेगा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आरबीआई ही सहारा है, आरबीआई हेल्प करे कमर्शियल बैंक की। तो ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते कमर्शियल बैंक को आरबीआई का सहारा, ठीक है भाई। ओके, तीसरा पॉइंट करते हैं इसका। तीसरा पॉइंट है क्लियरिंग हाउस।
क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस, ये हाउस लिखा भाई, हाउस। अच्छा, इसका मतलब घर की सफाई नहीं है। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये होता है झगड़े सुलटाना। अगर दो कमर्शियल बैंकों में कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर झगड़ा हो गया है तो दोनों आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई उनका सेटलमेंट करेगा। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बिटवीन टू बैंक्स, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बिटवीन टू बैंक्स, बिटवीन टू बैंक्स। इसका मतलब यह है कि भाई देखो, दो बैंकों को बीच में लड़ाई होगी तो आरबीआई को, मतलब उसको जो मीडिएट करेगा, आरबीआई उसको सुलझाएगा। कैसे? क्योंकि आरबीआई के पास सभी बैंकों के खाते होते हैं, सभी बैंकों का कैश रिजर्व होता है ना। जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक का पैसा नहीं दिया तो आरबीआई कहेगा या तो उसका पैसा दे दो, वरना हमारे पास जो आपका पैसा रखा है उसमें से दे देंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बिटवीन टू बैंक्स कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके, तो आरबीआई के 3 रोल हो गए। इसके अलावा एक सुपरवाइजरी वाला और रोल होता है, वो यहां लिख लेते हैं, सुपरवाइजर, रेड से लिखते हैं, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। भैया आरबीआई सुपरवाइज भी करता है, सभी कमर्शियल बैंकों पर पैनी नजर रखता है आरबीआई। भाई कहीं कोई कमर्शियल बैंक गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? कर दी ना, देखो इतने सारे लोग पैसे लेके भागे इंडिया से, विजय माल्या पैसे लेके चले गए, और भी लोग चले गए हैं, है ना। तो ये लोग गड़बड़ करके चले गए, तो इसका मतलब आरबीआई से कहीं ना कहीं चूक हुई है, आरबीआई ढंग से सुपरवाइज नहीं कर पाया। आरबीआई का काम है सुपरवाइज करना, ये देखना कि कोई कमर्शियल बैंक गलत तरीके से लोन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे पीरियोडिक इंस्पेक्शन, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, आरबीआई पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है, समय समय पर जांच करता रहता है कमर्शियल बैंक की। इसके अलावा कमर्शियल बैंक को अगर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए या उसको ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, या उसको मर्ज करना है, दो बैंकों को मर्ज करना है, या वाइंड अप करना है, बैंक को वाइंड अप करना है, इन सब चीजों में आरबीआई नजर रखता है कि सारी चीजें जो बताई गई हैं ये प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है भाई, तो भाई यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। ये बैंकिंग की पहली वीडियो थी। बैंकिंग के बारे में जो इसका जो चौथा जो एक फंक्शन है बैंकिंग का, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। जरूर उसको देखना, बहुत डिटेल है, बहुत टेक्निकलिटीज है उसके अंदर, बहुत, लेकिन समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। वीडियो अगर आपको ये वाली पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, और क्या बोलते हैं, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।